हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा जी जीके सेंटर पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आज से हम लोग जीके के सभी सब्जेक्ट को बारी बारी से देखेंगे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जीके एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें सभी सब्जेक्ट को बारी बारी से और प्रॉपर तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जीके हम जानते हैं रेलवे, एसएससी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे पीएसयू वगैरह में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सबको अगर हम लोग रटने चले तो पॉसिबल नहीं है, और रट भी ले तो एक रटेंगे दूसरा भूलते जाएंगे। तो इसको एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने आज से चालू किया है पहले सबसे इंडियन पॉलिटी, जिसका कि यह पहला क्लास है। दोस्तों, हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और आप लोग पूरी कहानी की तरह सिर्फ सुनते जाइएगा। ऐसे मैं जो बोलूँगा इसमें लिख दिया हूँ, लेकिन आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाद में मैं लिखा हुआ वाला तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, मैं उस पर लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत। मैं एक कहानी के रूप में आप लोग को समझाऊंगा, और आप लोग जानते हैं कहानी के रूप में समझना बहुत ही आसान होता है। एक बार अगर कहानी आपके माइंड में छप गया तो दोस्तों आपको याद करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने अपना सबसे पहला सब्जेक्ट चुना है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा है ये संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं। दोस्तों, इसी तरह हम लोग सारे टॉपिक को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें, मैंने पूरे टॉपिक जिन जिन टॉपिक को कवर करना है उन सब का नाम यहाँ पर लिख दिया है, और हमने सबसे पहले चालू किया है संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं को। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, यह हमारा नया चैनल है, नया चैनल है, तो इस पर आप लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और जिसका आज हम लोग पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, क्लास 1। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, भारतीय संविधान का विकास किसने किया, इन सब पर चर्चा करने से पहले आप लोग को समझने की ज़रूरत है क्या कि संविधान क्या है। संविधान, तो दोस्तों जैसा कि इसके नाम में ही क्लियर है, संविधान। संविधान, इसके नाम सम और विधान। सम का मतलब होता है बराबर, समान, और विधान का मतलब होता है नियम, कानून। तो संविधान मतलब समान कानून। तो दोस्तों, इसके नाम से ही क्लियर है संविधान क्या है। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं, संविधान कहते हैं। बिल्कुल सही। चलिए, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी देश का शासन और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। तो आप लोगों को यहाँ दो बात समझ में आ गया, संविधान क्या है और हम लोग भारतीय संविधान क्या है, इसका भारतीय संविधान क्यों कहते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बताया, किसी भी देश और राज्य को चलाने के लिए एक नियम कानून की ज़रूरत होती है, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। दोस्तों, भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिए, हमने बोला यहाँ पर गणतांत्रिक देश, तो गणतांत्रिक देश का क्या मतलब होता है। देखिए, गणतांत्रिक देश निकला है गणतंत्र से, जिस देश में गणतंत्र है गणतांत्रिक देश। और गणतांत्रिक का क्या मतलब हुआ, देखो कि हम लोग देखें जैसे हमारे भारत देश में क्या है, एक है राष्ट्रपति, एक है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्रपति जो वो राष्ट्राध्यक्ष हुए, और प्रधानमंत्री हुए शासनाध्यक्ष। तो दोस्तों, जिस किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, मतलब जिस किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष राजा या रानी का सीधा वंशज नहीं होता है, जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष कोई वंशानुगत घटक नहीं है। जैसे हमारे देश में क्या है, हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हम लोग एमपी और एमएलए को चुनते हैं, और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हुए, तो वो जाकर फिर हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। कहने का मतलब, जिस देश में शासनाध्यक्ष का चुनाव होता है, मतलब जिस देश का शासनाध्यक्ष किसी राजा या रानी का सीधा वंशज नहीं होता है, या जहाँ पर कोई वंशानुगत घटक नहीं होता है,
उसे हम लोग कहते हैं गणतांत्रिक देश। जैसे भारत एक गणतांत्रिक देश है, फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो भी एक गणतांत्रिक देश है। हम लोग समझ गए गणतंत्र का क्या मतलब हुआ। तो भारत का संविधान जो है किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये। देखिए, एक चीज़ और ध्यान में रखने की हम लोग को जरूरत है कि मूल संविधान, जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग मतलब और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। दोस्तों 22 भाग का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग किसी किताब को पलटिएगा तो उसमें कुछ चैप्टर्स दिए होते हैं, 1 2 3 4, पहला चैप्टर ये, दूसरा चैप्टर ये। तो 22 भाग का मतलब आप लोग समझिए कि 22 चैप्टर हैं, ऐसे समझिए समझने के लिए। और 395 अनुच्छेद का मतलब समझिए कि मान लीजिए एक चैप्टर है तो उसमें कुछ टॉपिक्स दिए होंगे ना, जिन टॉपिक्स को, जब मान लीजिए एक चैप्टर के अंदर 10 टॉपिक है, दूसरे चैप्टर के अंदर 15 टॉपिक है, तो जो कुछ टॉपिक दिए गए हैं उसको बोलते हैं हम अनुच्छेद। तो 22 भाग मतलब 22 चैप्टर के रूप में समझिए। और इन 22 चैप्टर में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उस टॉपिक्स में जिसको हम लोग कहते हैं अनुच्छेद, इंग्लिश में बोले तो आर्टिकल्स, तो उसी को हम लोग 395 अनुच्छेद है। 22 भाग 395 अनुच्छेद, अभी भी इतना ही है। लेकिन अनुसूचियाँ 8 अनुसूची में क्या किया गया है कि इस अनुसूची में किसी एक के बारे में अध्ययन करेंगे, इस दूसरे में इसके बारे में अध्ययन करेंगे, वैसा करके कुछ जिस समय संविधान बना उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ कैसे है, कब जुटा, 9वां कब जुटा, 10वां कब जुटा, 11 12 कैसे हो गया, इस सब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो बस अभी के लिए आप लोग को इतना ध्यान में रखना है कि मूल संविधान जब बना था तो भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में पूछे कोई तो क्या बताइएगा, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध में आप लोग जानते थे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल। उस समय बहुत ही मतलब ब्रिटेन को भी क्षति हुई और जर्मनी का आक्रमण की वजह से। तो उस समय ब्रिटेन में जब चुनाव हुआ 1945 में, तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में चुनाव चल रहा था। लेबर पार्टी के नेता थे क्लीमेंट एटली और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे विंस्टन चर्चिल, जो उस समय विंस्टन चर्चिल शासन में थे। 1945 में जब चुनाव हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी जीत गया। और क्लीमेंट एटली ने अपने चुनावी घोषणा में ही बताया था कि मैं अगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनूंगा तो भारत को आज़ाद कर दूंगा। तो इसी उद्देश्य से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए एक कैबिनेट मिशन का गठन किया है। उस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। अब वो 3 लोग कौन थे तो उनका नाम हम लोग को ध्यान में रखना है। एक थे क्रिप्स, एक थे लॉरेंस और एक थे अलेक्जेंडर। क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। तो इसमें ध्यान में रखना है, ऐसे समझिए आप KAL, काल से ध्यान में रखिएगा। के का मतलब हो गया क्रिप्स, ए का मतलब हो गया अलेक्जेंडर और एल का मतलब हो गया लॉरेंस। स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, जैसा कि हमने लिख भी दिया है यहाँ पर। और इन तीनों से जो एक टीम बना उसको बोला गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली कब पहुँचा, कैबिनेट मिशन समझ गए ना, मतलब ब्रिटेन के 3 मंत्रियों का एक ग्रुप है जिसे एक विशेष मिशन के तहत दिल्ली भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान कहाँ पहुँचा, 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुँचा। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना और संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। जैसे ही कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचा तो वहां पर एक अंतरिम सरकार के गठन किया। देखो, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। तो अंतरिम सरकार मतलब क्या, एक टेम्पोररी सरकार तो चाहिए ना। जिस समय दिल्ली पहुंचा तो उस समय उसने सिफारिश की, आप लोग भारतीय नेताओं को जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन सबसे बात करके बोला कि एक अंतरिम सरकार की आप लोग गठन कीजिए। अंतरिम सरकार मतलब एक टेम्पोररी सरकार, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन गृह मंत्री होगा, ऐसा करके। और एक चूँकि अब किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है, एक तो संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा के गठन का भी सिफारिश की। तो 2 चीज़, कैबिनेट मिशन प्लान जो है दिल्ली पहुँच कर क्या किया, एक अंतरिम सरकार के गठन की सिफारिश की और एक संविधान सभा के निर्माण की गठन की। तो देखो, संविधान सभा क्या है, संविधान सभा उन्हीं लोगों का समूह है जिन लोगों ने मिलकर भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो संविधान सभा मतलब समूह है, समझ लीजिए। अब संविधान सभा का निर्माण कब हुआ,
तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया, 1946 में हुआ। अब देखिए, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कहानी है। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, उसमें लोग जो आ रहे थे कहाँ से आ रहे थे, तो उन सब की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसे ध्यान में अभी के लिए नहीं समझ लिया कि संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उसमें जो लोग निर्वाचित होकर जा रहे थे, कुछ जा रहे थे, क्या कहते हैं, अभी के जैसे हम लोग राज्य है ना, राज्य में रहते हैं, जैसे उस समय इसको प्रांत कहा जाता था इस सबको। तो प्रांतों में जो विधानसभा थी उनसे भी चुनकर गए, मतलब संविधान सभा में लोग जा रहे थे। तो इतना समझ लीजिए कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान सभा का गठन हो गया तो संविधान के निर्माण के लिए इसमें बैठक जरूरी है। तो भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अब यह भी ध्यान में रखना है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कहाँ हुई, तो नई दिल्ली में हुई। नई दिल्ली स्थित एक पुस्तकालय चैम्बर में हुई। इतना नई दिल्ली में हुई। तो क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ हुआ, तो पहला सत्र कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, संविधान सभा तो पहली बैठक तो हो गई, लेकिन उसमें अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। आखिर एक ऐसा व्यक्ति होनी चाहिए ना जिसकी सभा की अध्यक्षता करे, कि मतलब हाँ परमानेंट मोहर लगा दे, तो मतलब सही बात है। तो चूंकि उसमें न अध्यक्ष का चुनाव हो चुका, मतलब था उस समय, न उपाध्यक्ष थे, तो उस समय यह निर्णय लिया गया, चूँकि सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो उनको सर्वसहमति से 9 दिसंबर 1946 की जो संविधान सभा की बैठक है उसके लिए अध्यक्ष चुन लिया गया। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी कहानी जो बता रहा हूँ। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक है उसकी अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको सर्वसम्मति से उस दिन के लिए चुन लिया गया। इसका मतलब इनको क्या कहा जाता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, पूछेगा आपसे, तो क्या बताइएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस दिन के लिए। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 ईस्वी। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। अस्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को। एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया था एच.सी. मुखर्जी को। तो इस दिन 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई उसमें क्या क्या हुआ, सबसे पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का घोषणा की गई, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी दिन एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो सर बी.एन. राव, इनका नाम ध्यान में रखना है कि सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो हमने क्या देखा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। कहाँ पर हुई, नई दिल्ली में हुई। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की और उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उस दिन चुन लिया गया। उसके बाद तीसरा हमने क्या देखा, इसी दिन सर बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। ये हमने देख लिया, मतलब 2 बैठक हमने देख लिया, 9 दिसंबर 1946 को और 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है, 13 दिसंबर 1946 को हुआ था क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को संविधान सभा में रखा। उद्देशिका प्रस्ताव जिसमें संविधान निर्माण की, ऐसे समझो कि किस उद्देश्य के साथ हम लोग संविधान निर्माण कर रहे हैं, उसमें उद्देशिका प्रस्ताव में दिखाया जाता है। जैसे भारत का संविधान लोकतांत्रिक का मतलब इतना समझ लो, शॉर्टकट में जो हम लोग सारांश बोलते हैं ना, वो उसमें उद्देशिका प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में रखा गया, जिसको हम 13 दिसंबर 1946, तो क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका प्रस्ताव को किसने रखा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, कब रखा, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसे सर्वसहमति से 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो इतना ही ध्यान में रखना है। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर की कहानी हमने देख लिया। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है कई संविधानों का मिश्रण है। कई संविधानों का मिश्रण कैसे, क्या मतलब, क्या क्या मतलब है। देखो, भारतीय संविधान में कुछ तत्व जो है अमेरिका से लिए गए हैं, कुछ फ्रांस से लिए गए हैं, कुछ रसिया से लिए गए हैं। जैसे मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। गणतांत्रिक देश का जो मतलब हमारे संविधान में लिखा गया है, फ्रांस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है रसिया से लिया गया है। तो हमारे संविधान के कई देशी और विदेशी स्रोत हैं, इतना ही समझ लीजिए।
लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग को ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। अब भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, इन सब की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसी मतलब भारत में शासन कैसे चलेगा, क्या होता था 1947 से पहले 1857 से 1947 तक तो हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था ना। तब भारत का शासन चलाने के लिए अंग्रेज भी कुछ कानून बनाया करते थे। तो आप लोग बराबर सुने होंगे चार्टर अधिनियम का भी सुने होंगे, भारत शासन अधिनियम। तो चार्टर अधिनियम क्या है, समय समय पर जो आता था, और भारत शासन अधिनियम क्या है, इन सब की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए कि भारत का जो संविधान है उस पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इस अधिनियम से एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखना चाहे तो ध्यान में रखिए कि बर्मा जो वर्तमान में म्यांमार है उसको इसी अधिनियम के तहत, मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही भारत से अलग किया गया था। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है, ये तो आप लोग को पता है। भारत में संविधान का शासन चलता है, इसलिए सर्वोच्च कानून कौन हो गया? भारतीय संविधान। भारत के संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने के कि भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि दी गई। अब प्रस्तावना क्या है, इसकी चर्चा प्रस्तावना आगे पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण गणतांत्रिक देश बनाने के लिए, तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि दी गई, जिसमें कहा गया है कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। दोस्तों यहाँ से आप क्या ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। दूसरा बात, भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तीसरा बात, भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 3 चीज़ यहाँ से दिया गया है। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसके कुछ भाग और कुछ अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू कर दिया गया था। इसीलिए हम कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर दिया गया। पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ दोस्तों। इस दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, कुछ भाग को, कुछ अनुच्छेद को इस दिन लागू कर दिया गया। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, इसका मतलब क्या हो गया कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर दिया गया। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ तो कब लागू हुआ पूर्ण रूप से? तो ध्यान में रखना है, भारतीय संविधान को इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। देखिए जैसा कि हमने लिख भी दिया है, 26 नवंबर 1949 भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू कर दिए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो हम लोग देख चुके हैं। लेकिन भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट डेट हो गया, एक 26 नवंबर और एक हो गया 26 जनवरी 1950। तो 26 नवंबर 1949 को हम लोग भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या बनाते हैं? संविधान दिवस। जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ? हमारा संविधान तो बनकर 26 नवंबर को ही 1949 को ही तैयार हो गया था, तो इसको 2 महीना बाद क्यों लागू किया गया? इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों सुनिए, एक्चुअली में हुआ क्या था कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता क्या कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन जो थे, उन्होंने डोमिनियन स्टेट का वादा किया था
लेकिन बाद में वो मुकर गए और कहने लगे कि डोमिनियन स्टेट का वादा जो मैंने किया है वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की उसी अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज मतलब संपूर्ण, मतलब कोई भी विदेशी अब हमारे मतलब देश पर शासन नहीं करेगा, पूर्ण स्वराज की मांग की। और उन्होंने उसी दिन घोषणा की कि आने वाले 26 जनवरी, मतलब 26 जनवरी, आने वाला 26 जनवरी किसके, मतलब आने वाला 26 जनवरी मतलब 1930, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज के लिए एक झंडा फहराएगा, जो कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा था। तो रावी नदी के तट पर उसी 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया था पूर्ण स्वराज की, जिसकी घोषणा कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में कर दी थी। अब देखो 26 जनवरी, अब इस तिथि तो इम्पोर्टेंट हो गया ना, तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान तो बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे की कहानी समझ में आ गई दोस्तों, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। अब दोस्तों ध्यान में रखना है कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण का विचार किसने दिया था। तो ये पूछता है बहुत बार, जब भारत में संविधान सभा के निर्माण का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था। एम.एन. रॉय को क्या कौन है, तो एम.एन. रॉय भारतीय साम्यवाद के जनक हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, इन्हें भी ध्यान में रखना है हमें। अब देखो भारतीय संविधान के निर्माण के समय जितने भी समिति बनी थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति या इसी को हम लोग मसौदा समिति भी बोलते हैं। कहीं आपको प्रारूप समिति देखने को मिलेगा, कहूँ मसौदा समिति देखने को मिलेगा, इंग्लिश में बोले तो ड्राफ्टिंग कमेटी। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये ध्यान में रखना है। कुल मिला के देखो क्वेश्चन पूछेगा प्रारूप समिति में कितने लोग थे, तो प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे। एक तो हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष थे, इतना ही ध्यान में रखना है, सभी लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान में रखना है प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो ध्यान में रखना है 29 अगस्त 1947, मतलब 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसका काम क्या था, तो इसका काम यह था कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करना था। याद रखना, संविधान के प्रारूप पर विचार करना था। किसका काम, प्रारूप समिति का, ये ध्यान में रखना। अच्छा, प्रारूप समिति ने जो संविधान लिखी थी वो अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में लिखी थी, ये ध्यान में रखना। ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय संविधान लगभग 80,000 शब्दों का है। तो इस पैराग्राफ से क्या ध्यान में रखना है कि प्रारूप समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, तो हमने बता दिया। इसका गठन कब किया गया, दूसरा बात ये ध्यान में रखना है 29 अगस्त 1947 को। तीसरा बात क्या ध्यान में रखना है कि प्रारूप समिति ने संविधान को अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषा में लिखा था। अगला बात क्या ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान लगभग 80,000 शब्दों का बना है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं हम लोग। ये तो हम लोगों ने हमने बता दिया कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। ये तो हमने बता दिया है पहले। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया, ये ध्यान में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसको अपनाया गया था। अब इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको हमको ध्यान में रखना है और उससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। भारत का संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपना लिया गया, 22 जुलाई 1947 को। अब हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसा है, तो इसमें 3 रंग है, ये ध्यान में रखना है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग। अब इन तीनों, अब सफ़ेद जो बीच में है उसमें एक चक्र भी दिया गया है जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं। इनका ध्यान में रखना है। 4 चीज़ हो गया। एक चक्र, सबसे पहले चक्र किसका प्रतीक है, गति का प्रतीक है, ये ध्यान में रखना है। सबसे ऊपर तिरंगा में जो है केसरिया किसका प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद शांति का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा किसका प्रतीक है, चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो हरा भरा ध्यान में रखना है। सबसे नीचे चूँकि कृषि हरा भरा प्रदर्शित होता है इसलिए सबसे नीचे जो हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक है, इतना चाहिए। अब क्वेश्चन एक पूछता है कि भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसके डिजाइनर कौन थे, ये ध्यान में रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, पिंगली वेंकैया का नाम ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ से कितने प्रश्न बताएं,
पॉइंट्स बताएं। सबसे पहला पॉइंट्स ध्यान में रखना कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया? 22 जुलाई 1947। इसके डिजाइनर का नाम पिंगली वेंकैया। इसमें कितने रंग है? तो वो ध्यान में रखना है। इस सबसे ऊपर केसरिया बलिदान का प्रतीक, बीच में सफ़ेद शांति का प्रतीक, सबसे नीचे हरा हरियाली का प्रतीक, और सफ़ेद जो बीच में उसमें एक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं जो गति का प्रतीक है। बस राष्ट्रीय ध्वज से आपको इतना ही ध्यान में रखना है, आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, प्रश्न बन जाएंगे। आगे है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है सिंह स्तंभ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ है, लेकिन इसको कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, याद रखना। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक ये ध्यान में रखना है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपना लिया गया। अशोक द्वारा सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, समझ गए हम लोग। सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। सत्यमेव जयते जो है देवनागरी लिपि में अंकित है। और इस सत्यमेव जयते को लिया कहाँ से गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इससे हमको क्या ध्यान में रखना है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो अशोक द्वारा सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ। अच्छा, इसके बेस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखना है। सत्यमेव जयते शब्द भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ये ध्यान में रखना है। सत्यमेव जयते जिसका मतलब होता है सत्य की विजय होती है। अच्छा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इतना ही इस पैराग्राफ से इतना ही ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। हमको अभी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लिए कि भारत शासन अधिनियम एक 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, इन दोनों को ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा क्या किया गया था कि राज्य, जो अभी के लिए राज्य बोलते हैं उस समय वो लोग प्रांत बोलता था, प्रांत में द्वैध शासन लागू किया गया था। अंग्रेजी में बोलो तो डायरकी। तो इतना ध्यान में रखना है, 1919 के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन लागू किया गया, लेकिन भारत शासन नियम 1935 में क्या गया कि प्रांत में जो द्वैध शासन थी उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। द्वैध शासन का मतलब होता है जैसे आज के समय में है ना, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे समझिए। द्वैध शासन मतलब 2 स्तर पर लागू किया गया, इतना ध्यान में रखना। तो मतलब 1919 में राज्य में लागू किया गया था, प्रांत में। 1935 में क्या गया? प्रांत में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। बस इतना ही ध्यान में रखना है। अभी के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 और 1919 को ध्यान में रखिए। बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे यहाँ से। अब चलिए, अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा उस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए, आप लोग आंसर सोचते चलिएगा। हम लोग पहले प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने जितना थ्योरी पढ़ा उसी पर आधारित ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो हम लोगों ने अभी क्या बताया? हमने बताया कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा का ऑप्शन तो है नहीं, किसको हम लोग मानेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए प्रश्न ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है, यह कई संविधानों का मिश्रण है। दूसरा ऑप्शन है, यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन है, यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर आधारित है। चौथा ऑप्शन है, यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित। तो हमने अभी क्या बताया दोस्तों? भारतीय संविधान के कई देशी और विदेशी स्रोत हैं, मतलब यह कई संविधानों का मिश्रण है, किसी एक देश के कानून पर नहीं आधारित है। सबसे ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? भारत कई संविधानों का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों अभी हमने देखा भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग।
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत और अधिनियमित कर दिया गया? तो हमने अभी बताया कि भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, और इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये भी बताया था कि इस दिन कुछ भाग को अधिनियमित कर दिया गया, मतलब उस दिन लागू कर दिया गया। इसलिए अब समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो हम लोगों ने अभी चर्चा किया, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? भारतीय संविधान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। भारत का संविधान डैश को लागू हुआ, मतलब भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो हमने बताया भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को क्यों, इसका कहानी भी हमने बताया 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ। तो इसका संबंध 1929 के लाहौर अधिवेशन से है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भारत संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो 1946 में क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन पहुंचा था दिल्ली, जिसके सिफारिश पर संविधान सभा और अंतरिम सरकार के बारे में आगे हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी संविधान सभा के बारे में बताया। तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन पहुंचा था उसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया? देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने किया था? सर एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। एम.एन. रॉय से हमने बताया था, इनको ध्यान में रखना है कि इन्हें भारतीय साम्यवाद का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। चूंकि सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए इनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो यही बोल रहा है, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति संविधान सभा के दौरान जितने भी समिति बनी थी सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बिल्कुल, इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। बिल्कुल ध्यान में रखना है, 29 अगस्त 1947 को। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में किसने उद्देश्यों के कथन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, उद्देश्यों के कथन या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था? देखो प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये ध्यान में रखना है। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। इसे पारित कब कर दिया गया? 22 जनवरी 1947 को। तो अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखना है कि उद्देश्यों के कथन को किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। भारतीय संविधान के प्रारंभ में के समय इसे कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था? आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था? तो हम लोग इसके शुरुआत में ही चर्चा की थी। कितने अध्यायों में? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी प्रारंभ में। तो इसके अध्याय की बात कर रहा है, हमने बताया कि 22 भाग, उसको चैप्टर समझिएगा। तो क्या है? 22 भाग प्रारंभ के समय। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो हमने बताया 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, मतलब पहला सत्र चल रहा था उस समय। कहाँ? देखिए एक तो यह तो पूछता है कब हुआ था आयोजन पहले सत्र का। दूसरा प्रश्न पूछता है कि पहले सत्र का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। तो हम लोग को दोनों बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। संविधान सभा ने किस दिन को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? दोस्तों हमने सारी चर्चा पीछे थ्योरी में कर दिया है, आप उसको बार बार सुनिएगा, आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा। जितने प्रश्न की हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग पलट के देखिएगा, एक भी प्रश्न आप लोग का नहीं छूटेगा, इतना हमने बता दिया है। ध्यान रखिए। संविधान सभा ने किस दिन को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। अभी हमने तुरंत चर्चा की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सिंह स्तंभ। इसको भारत सरकार ने कब अपनाया था? जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था उस दिन, 26 जनवरी 1950 को। तो ध्यान में रखना, इसकी भी चर्चा हमने पीछे कर दी है।
आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि, देखो हमने शुरुआत में ही एपिसोड के शुरुआत में ही बताया था गणतंत्र क्या होता है। तो गणतंत्र जिस देश का शासनाध्यक्ष का चुनाव होता है, जिस देश का शासनाध्यक्ष वंशानुगत घटक नहीं होता है, राजा या रानी नहीं होता है, वही देश गणतंत्र है। तो इसमें चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर सी, इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है कि भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, या यहाँ पर हो सकता है शासक राजा या रानी नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर हो सकता है कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, ऐसा भी दे सकता है। तो आप लोग तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अंतिम प्रश्न है शायद आज का ये। चलिए क्या है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब हमने बस वही 3 चीज ध्यान में रखने हैं। शासनाध्यक्ष का राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। दूसरा, इसमें राष्ट्राध्यक्ष जो होता है राजा या रानी नहीं होता है। तीसरा, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, मतलब राजा या रानी का कोई बेटा या बेटी शासक नहीं बनता है डायरेक्टली, मतलब चुनाव होता रहता है। इतना ही ध्यान में, गणतंत्र का मतलब याद रखना। भारत के एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शासक राजा या रानी होता है। शासक राजा रानी का सीधा वंशज होता है, राजा या रानी नहीं होता, वंशज भी नहीं होता है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। हमने क्या बताया? एकदम करेक्ट है। गणतंत्र का मतलब हम लोग 3 चीज ध्यान में रखना। राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। दूसरा, राष्ट्राध्यक्ष बोलो या राज्य का प्रमुख बोलो, मतलब वो बात उनका चुनाव होता है। राज्य मतलब यहाँ ये अपना राज्य नहीं, राज्य का मतलब यहाँ देश है। इतना ही समझ में रख, चुनाव होता है। दूसरा, शासक राजा या रानी नहीं होता है, ना ही उसका सीधा वंशज होता है। बस इतना ही ध्यान में, उसी देश को गणतंत्र बोलेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसी तरह के इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से आऊँगा। जहाँ तक अभी चर्चा की है, इससे आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।